हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही आपके एग्जामिनेशन से पहले बीए सेकंड ईयर के प्राचीन इतिहास पर एक वीडियो बना करके दिया हुआ था कि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं एंड शेयर आपके सामने पेपर एंड वही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँ जो चीज़ें मैंने क्वेश्चन आपको बताई हुई थी। अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करके आज से 3 दिन पहले की वीडियोज आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड इससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो चलो ये देखते हैं क्वेश्चन पेपर। आपके पास कोड नंबर है 2002 बीए सेकंड ईयर का एग्जामिनेशन 2021-22 का एंड इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कोलॉजी एंड कल्चर। इसका सेकंड पेपर ये आपका है एंड एंशिएंट जो है इंडियन सोसाइटी एंड स्टेट के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि प्राचीन भारतीय समाज जो है और राज्य जो है उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आपका जो पेपर है ना वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। जो आपका सेकंड पेपर है, एक तो है आपका समाज और दूसरा है आपका राज्य, भारतीय प्राचीन राज्य और भारतीय प्राचीन समाज। इस तरीके से 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, खंड खा करके। तो इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टाइम दिया हुआ है आपको 3 आवर्स का, यानी कि 3 घंटे आपको टाइम दिया गया है। तो 3 घंटे में आपको पेपर लिखना है। मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं। अब नोट्स में हमेशा कहता हूं कि आपको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब नोट्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मतलब कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं या कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नोट नंबर 1 कह रहा है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल 5 क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर देना है। आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और सभी क्वेश्चन के मार्क्स समान है, यानी कि टोटल 2 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से और 1 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन आपको करना है। एंड सेम थिंग आपको यहाँ पर जो है हिंदी में भी दिया हुआ है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका पहला क्वेश्चन। देख सकते हैं कह रहा है आपसे कि राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि लगभग 200 शब्दों में आंसर देना है। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, पहला क्वेश्चन ही आपके सामने दिख रहा है कि डिफरेंट बिटवीन वर्ण एंड जाति, जाति और वर्ण में क्या अंतर है। ये मैंने पहला ही चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ था बहुत डीप में, अच्छे तरीके से, जब मैंने चैप्टर वाइज भी पढ़ा दिया है आपको। तो जाति और वर्ण में क्या अंतर है, तो जाति वर्ण में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन डिफरेंस हम जो कह सकते हैं कि जाति और वर्ण में क्या अंतर है, कि जो जातियां हैं ना, ये जातियां आती हैं आपके जो है जन्म के बेस पर, कि आपने जिस जाति में जन्म ले लिया आप उस जाति के हो जा रहे हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था का जहां तक भी कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है आपके वर्क के बेस पर, आपके प्रोफेशन के बेस पर, आपके काम के बेस पर। जैसे कि जाति व्यवस्था के बारे में और वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हुए कई बार कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था का आप पुराना उठा करके देख लोगे, चाहे दैवीय सिद्धांत आप देख सकते हैं, गुण कर्म का सिद्धांत इसका होता है, इसका आपका कर्म का सिद्धांत है, इसका रंग का सिद्धांत है आपका, और जन्म संबंधी जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं जाति में आ जाता है। तो वर्णों को लेकर के कहा गया है कि मतलब पहले तो एक दैवीय सिद्धांत बनाया गया जिसमें कहा गया कि मतलब जो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं मतलब वो है ब्राह्मण, जो उनकी भुजाओं से है वो है क्षत्रिय, जो उनकी जांघों से है वो वैश्य है और पैरों से जो है वो शूद्र है। फिर बाद में कहा गया इसको कर्म के आधार पर कि मतलब जिसका जैसा कर्म रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो उस जो है वर्ण में जा सकता है। ओके, इसके बाद बिष्टि कहा गया है, इस पर भी हमने बताया हुआ था ये क्वेश्चन भी। कुटुंब यानी कि आपकी फैमिली क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, तो यहाँ पर आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि फैमिली के बारे में ओवरव्यू दे देना है। सार्थवाह मतलब ये बात किया गया है, राजभाग। तो इन सभी टॉपिक्स पर, ये जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं इन सभी को मैंने इंडिकेट किया हुआ था कि मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे आपको, एंड उन बड़े क्वेश्चन में से छोटे क्वेश्चन ये सारे बनते आ रहे हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है, ये सारे कंपलसरी थे, आपको करना ही करना था। इसके बाद शुरू होता है आपका सेक्शन ए, जिसमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कितने वर्ड्स में, 1000 वर्ड्स में, 1000 वर्ड में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल लगभग यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं एंड इन 5 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करना है कि प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ। तो देखो प्राचीन भारतीय समाज में ना इसकी उत्पत्ति को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था मानी जाती है वो है जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ है वर्ण ने। वर्ण की उत्पत्ति जो है, इस शब्द की उत्पत्ति वृ धातु से होता है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या फिर चुनना।
वर्ण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो रंग भी होता है। और प्राचीन व्यवस्थाकारों ने भारतीय समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ है। एंड इसकी उत्पत्ति को लेकर के कई सारे सिद्धांत दिया गया है, जैसे कि दैवीय सिद्धांत दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मतलब देवताओं के आधार पर, जैसे कि कहा गया है कि एक विराट पुरुष है जिसके मुख से जो है ब्राह्मण का जन्म हुआ है, उसके भुजाओं से जो है क्षत्रिय का जन्म हुआ है, जांघों से वैश्य का, पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। इसके बाद इस पर आ जाता है महाभारत के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर ब्रह्मा को माना गया है कि ब्रह्मा के मतलब ये सारे मुख, बाजू, भुजाएं एंड उनके जांघ और पैरों से हुआ है जन्म। गुण कर्म का सिद्धांत आता है, उसके बाद कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके आधार पर होता है। रंगों का सिद्धांत आया हुआ था प्राचीन भारतीय व्यवस्था में वर्ण की उत्पत्ति का, कि जो सफ़ेद वर्ण के लोग हैं, श्वेत वर्ण के लोग हैं वो ब्राह्मण हैं, जो लाल रंग के हैं वो क्षत्रिय हैं, जो पीले रंग के हैं वो वैश्य हैं, जो काले रंग के हैं वो शूद्र हैं। तो इस तरीके से मतलब उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत आए। ओके, सेकंड है आपका डिस्कस द वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। क्या कह रहा है आपसे कि प्राचीन भारत के उत्पत्ति में है, क्या करना है आपको, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करना है कि प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति को लेकर के कौन कौन से सिद्धांत दिया गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में भी आपको दिया हुआ है कि राज्य की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों के बारे में बात करो। तो देखो राज्य की उत्पत्ति को लेकर के भी जैसे ही वर्ण की उत्पत्ति को लेकर के है, ऐसे मतलब राज्य की उत्पत्ति को लेकर के भी अपने सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत आता है आपका राज्य की उत्पत्ति को लेकर के दैवीय सिद्धांत, कि मतलब कि जो है जो राजा होता है वो ईश्वर का भेजा हुआ होता है या ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। मतलब राजा को एक तरीके से ईश्वर के द्वारा बनाया गया चीज़ समझ करके कि ईश्वर ने उसको राजा बनाया है, उसको सारी अथॉरिटीज दी है, तो हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो जो मतलब एक परंपरागत तरीके से चला आ रहा सिद्धांत है उसको कहते हैं दैवीय सिद्धांत। उसके बाद आ जाता है अगला राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत की मतलब बनाया गया कि समाज जो है वो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरा कोई राज्य आकर के उन पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए उन्होंने एक साथ क्या किया, अपने आप में समझौता बना करके एक राजा बनाया जिसके पास पावर हो, शक्ति हो और वो उनकी हिफाजत कर सके। तो समझौते का सिद्धांत इस तरीके से आता है। युद्ध की आवश्यकता का सिद्धांत आ गया, संयुक्त कुटुंब प्रणाली का सिद्धांत आ गया। तो इस तरीके से जो है कई सारे सिद्धांत आ गए, राजतंत्रात्मक आ गया, फिर गणतंत्रात्मक राज्य आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारत में गणराज्यों का उल्लेख करो। जो रिपब्लिक्स थे गणराज्य, 16 गणराज्यों के बारे में बात किया गया है, तो उसके बारे में बात करना है। सारे क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राइट एंड इससे एंड गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम इन द एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जो है गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आपका निबंध लिखना है कि प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति किस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन भारतीय समाज जो है वो 4 आश्रमों से होकर के गुजरता है, 4 पुरुषार्थों को लेकर के गुजरता है। तो चारों आश्रम में से जो पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें व्यक्ति क्या करता है, गुरुकुल में जाता है, शिक्षा ग्रहण करता है। तो वहाँ पर शिक्षा की जो पद्धति होती है वो एक मतलब गुरुकुल होता है जिसमें एक टीचर होता है और वो क्या करता है, उन बच्चों को सिखाता है। युद्ध कला की चीज़ें हो गई, स्टडी हो गया, ग्रामर हो गया, मैथ्स हो गए, मतलब वो सारी के सारे लाइफ से रिलेटेड जो भी स्किल्स उसको आगे आने वाले आश्रमों में लगने वाली है, वो सारी स्किल्स वहाँ से व्यक्ति सीखता है। अगला क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारत में कर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए कि प्राचीन भारत में कर व्यवस्था कैसी थी। तो प्राचीन भारत में भी टैक्सेज सिस्टम लागू था, जैसे कि आप देखोगे कई सारे राजाओं में, जिससे गुप्तों में बात किया गया है कि चोल वंश थे जिन्होंने क्या कहा कि कर अगर नहीं दे पाते तो उनकी मजदूरी करवा करके उनकी कर जो है वसूली किया जाता था। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप्स हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है आपसे। तो इस तरीके से ये 5 जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इन 5 क्वेश्चन पर हमने डिस्कशन किया हुआ है। एंड पिछली वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो इन 5 में से केवल आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, केवल 2 क्वेश्चन का। जो भी आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए इजी है, आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है आपका सेक्शन नंबर बी। इसमें भी क्या करना है, आपको 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और 500 वर्ड में देना है। लेकिन अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्टार्ट हो रहा है आपका 6, आप 6 स्टार्ट करोगे तो आपको ए भी लिखना पड़ेगा और बी भी लिखना पड़ेगा। क्या, ए और बी दोनों ही लिखना पड़ेगा जब आप 6 नंबर क्वेश्चन जानने स्टार्ट करोगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत में जो है मंत्रिपरिषद। तो देखो प्राचीन भारत में मंत्रिपरिषद के बारे में बात किया जाए तो प्राचीन भारत में मंत्रिपरिषद का अस्तित्व जो है अति पुरातन नहीं है। संभवतः यह राजतंत्र व्यवस्था के साथ ही इसका उदय हुआ है। ऋग्वेद में मंत्रिपरिषद का कोई उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि इस काल में जो है राजतंत्रात्मक शासन था ही नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमें रत्नियों के एक मंडल का अस्तित्व देखने को मिलता है और निश्चित रूप से यह जो मंडल है यह उत्तरवर्ती जो है मंत्रिपरिषद का जो है शुरुआती रूप था, जो कि 6वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल का जो है संकेत देता है। तो इस तरीके से भारत में मंत्रिपरिषद की गठन हुआ। अब भारतीय मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो उसमें तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे मंत्रिपरिषद की संख्या हो गया, मंत्रियों की योग्यता हो गया, मंत्रियों के नाम और काम हो गए। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखा जाता है और इससे बनता है एक मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है आपका प्राचीन भारत में गृहस्थ आश्रम का महत्व।
तो प्राचीन भारत में गृहस्थ आश्रम स्टार्ट होता है जब आप ये आपकी लाइफ में आश्रम का दूसरा स्टेज आता है। पहला स्टेज है ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकंड स्टेज आता है आपका गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति अपनी जो फिजिकल नीड्स होती है, यौन इच्छाएं होती हैं, संतान उत्पत्ति हो गया, एक घर गृहस्थी का निर्माण करना, एक फैमिली के साथ रहना, वो पूरा टाइम पीरियड वो कहलाता है आपका गृहस्थ आश्रम, जिसमें व्यक्ति अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करता है, अपनी संतान उत्पत्ति होती है, एक फैमिली का निर्माण करवाता है और कहीं ना कहीं एक समाज से जाकर के जुड़ता है। तो वो कहलाता है आपका प्राचीन भारत में गृहस्थ आश्रम। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। 7 नंबर क्वेश्चन, 8th 9th 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनमें से केवल 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्स और असुर विवाह में अंतर क्या है, आपको पता होगा। आर्स मतलब कि एक विवाह का जो राइट तरीका है, असुर मतलब कि जो है राक्षसी विवाह का तरीका। दूसरा क्वेश्चन है आपका अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अब ये क्या होता है, तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में बात करें तो अनुलोम विवाह जो होता है, इसमें क्या होता है कि लड़का जो है बड़ी जाति का हो, बड़े वर्ण का हो, और लड़की छोटे वर्ण की हो, तो ऐसा जब विवाह होता है तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय से या वैश्य के घर लड़की से शादी कर रहा है तो वो हो जाएगा अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह हो जाएगा जब लड़की ऊंचे खानदान की है, ऊंचे उसकी है, जैसे ब्राह्मण की लड़की है और शूद्र से शादी हो रही है, तो वो कहलाएगा आपका प्रतिलोम विवाह। तो इस तरीके से ये जो है अनुलोम एंड प्रतिलोम मैरिज है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे समावर्तन पर लिखना है और श्रेणी धर्म पर आपको लिखना है। ओके। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो आपको पता ही है कि मैंने इस पर ये वीडियोस भी हमने कवर किया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। उनको शिक्षा का, ज्ञान का, उनको समाज में आगे बढ़ने का हर एक चीज़ का मौका था। उनके पास न पर्दा प्रथा थी, न बाल प्रथा था, न सती प्रथा था। ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती थी। स्त्रियों की दशा काफ़ी उस समय बेहतर थी। अगला क्वेश्चन है एंशियंट जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है, उसके बारे में बताओ। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो अपने टाइम के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से शामिल है और वहाँ पर मतलब कि शिक्षा का भारत में एकमात्र साधन के रूप में सामने आया हुआ था, जिसको गुप्तों ने बनवाया। तो इसके बारे में इस तरीके से डिस्कशन करना है आपको 500 वर्ड्स में। तो इस तरीके से आपका इन 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में से आपके किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जो भी आपको इजी लगेगा आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर एंड हमने जो आपको क्वेश्चंस करवाए थे वो सारे क्वेश्चंस लगभग आपके एग्जाम में आ चुके थे। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा वो वीडियो। आई होप ये वीडियो भी तुम्हें पसंद आएगा एंड जिनके एग्जामिनेशन नहीं हुए वो लोग भी जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो भी देख लीजिए, काफ़ी कुछ समझ में आएगा। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया है जिसको आप थोड़ा सा बढ़ा करके भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जा सकता है। ओके मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।